कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली बेटा नेचुरली एग्जिस्टिंग में क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है। जो भी चार्ज का ट्रांसफर रहेगा वो एक फिक्स्ड नंबर में रहेगा। क्लियर है? 1 2 3 100 200 1000 10 लाख हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जिस तरीके से बेटा हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्रेविटेशन फॉलो करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। आइडेंटिकल बॉडीज बेटा अगर मटेरियल शेप एंड साइज अगर एग्जैक्टली सेम दिया गया है और उनको जब टच कराया जाएगा तो उनका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा, मतलब टोटल जो चार्ज है उसका आधा आधा ट्रांसफर हो जाता है। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आज हम बच्चों लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का माइंड मैप। ये चैप्टर हमारे 12th की स्टार्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हो तब जाकर के बेटा आगे के चैप्टर जैसे पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटर हो गया, उसकी तरफ एक रास्ता खुलता है। बिना इस चैप्टर के मजबूत कमांड के आप बाकी के दो चैप्टर नहीं समझ सकते हो। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बेटा चार्जेस से, फिर मैं आपको फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और लास्ट में गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से जो हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, जैसे आपके शेल हो गई, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, शीट हो गई, लाइन वायर हो गए, इन सब का अपन जो फॉर्मूला है और इनका ग्राफ है वो दोनों ही चीजें हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं चार्ज से बेटा। जैसे मास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसी तरीके से चार्ज भी क्या होती है बेटा, एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर रहता है। कोई भी चीज इलेक्ट्रिकली बेटा नेचुरली एग्जिस्टिंग में क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। कोई भी बॉडी बेटा पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, व्हेन पॉजिटिव चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फ्रॉम अ बॉडी। और नेगेटिव चार्ज कब होगी बेटा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी। तो नेगेटिव चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू अ बॉडी। अब यहां पे बेटा आते हैं फिर कौन सा, फैराडे जो है बेटा वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है और फ्लैंगलिन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। कई बार जो हमारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसमें ये पूछा भी गया है। ठीक है सर। कूलाम क्या कहलाएगी बेटा, इसकी एसआई यूनिट है। अगर आप हम लोग चार्ज देखेंगे, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और इसी को बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी भी कहेंगे। और अगर मुझे चार्ज का फॉर्मूला लिखना है तो बेटा Q इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, जिसका डायमेंशन A इंटू टी के बराबर होता है। यहां पे बेटा I करंट है और T क्या है बेटा हमारे पास, सर यहां पे T हमारे पास टाइम है। मैंने कहा ठीक है सर। अब यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगी बेटा चार्ज की, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज बेटा ट्रांसफर में पार्ट लेता है, पर ट्रांसफर में जो पार्ट लेता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है। प्रोटॉन चार्ज ट्रांसफर में पार्ट नहीं लेता है बिकॉज ऑफ इट्स मास। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा रहता है, तो प्रोटॉन इज नॉट ट्रांसफरेबल। उसका रीजन क्या है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मच कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बेटा। अगर किसी के पास चार्ज जा रहा होगा तो उसके पास मास आ रहा होगा, और अगर किसी के पास से चार्ज निकल रहा होगा तो उसका मास कम हो रहा होगा। तो जिसके पास जाएगा उसका मास बढ़ेगा, और बेटा जिसके पास से निकल रहा होगा उसका घटेगा। चार्ज इज क्वांटाइज दैट Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। बेटा जो भी चार्ज का ट्रांसफर रहेगा वो एक फिक्स्ड नंबर में रहेगा। क्लियर है? 1 2 3 100 200 1000 10 लाख, मतलब ये P बाय Q के फॉर्म में नहीं होता कि आधा पौना ढाई, ऐसे ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर में ट्रांसफर होंगे। ठीक है सर। इसके बाद बेटा इसकी बेसिक इंटरेक्शन के बारे में बताता हूं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, सेम एज नेगेटिव और नेगेटिव भी क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जिस तरीके से बेटा हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्रेविटेशन फॉलो करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इसलिए हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रहती है बेटा वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स रहती है, पर जो ग्रेविटेशन रहती है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहती है।
ठीक है सर। और यहां पे बेटा जो अगर हम दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें और उसी का ग्रेविटेशन फोर्स निकालें तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। अब यहां पे बेटा बात करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड किस लिए यूज होता है कि सर जब भी कोई भी चीज रेस्ट पे होती है तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं स्टैटिक। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे चार्जेस किस में, रेस्ट में है, तब हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है सर। आपने सर स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये ट्रांसफर के बेटा तीन तरीके होते हैं। एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है जहां पे हम उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करवाते हैं जिसके कारण चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम कोई भी फिजिकल कांटेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ एक अर्थिंग की प्रोसेस से हम एक बॉडी को क्या कर लेते हैं बेटा, चार्ज पॉजिटिवली या नेगेटिवली कर लेते हैं। कंडक्शन की बात करें बेटा, कंडक्शन में सिर्फ एक टच होता है। बेटा फ्रिक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस है, फ्रिक्शन में एक रिलेटिव मोशन है, कंडक्शन में सिर्फ एक बार टच करेंगे और फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है सर। अब ये बेटा कंडक्शन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है, और ये पॉइंट काफी न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। क्या पॉइंट है, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज बेटा अगर मटेरियल, शेप एंड साइज अगर एग्जैक्टली सेम दिया गया है और उनको जब टच कराया जाएगा तो उनका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा, मतलब टोटल जो चार्ज है उसका आधा आधा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं बेटा कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि बेटा अगर दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अभी बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि एक हमारा क्या दिया गया है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या दिया गया है, नेगेटिव, डायरेक्शन के बेसिस पे। अब यहीं पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होते तो एक दूसरे को क्या कर रहे होते, रिपेल कर रहे होते। तो यहां पे बेटा हमारी जो फोर्स है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बेटा यहां पे जब इनको साथ में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम k कहते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये किसके लिए बेटा एप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सर आपने यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के इस्तेमाल किया, के क्या है आप ये तो समझाओ। तो के बेटा हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। के किस पर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे। बेसिकली के एक चार्ज दूसरे चार्ज का जो इंटरैक्शन है बेटा उस मीडियम पे डिपेंड होने वाला फैक्टर जो होता है वो के होता है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है बेटा। और के की टोटल वैल्यू मतलब 1/4π इंटू ε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। बेटा इसकी डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है, तो इसकी डायमेंशन याद करके जाना। ठीक है सर। कोई अगर आपसे सिर्फ ε0 की वैल्यू पूछ ले तो वो 8.85 × 10⁻12 होती है। के बेटा ER के बराबर होता है, दैट इज एप्सन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये किसका है बेटा, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस वैक्यूम बोल सकता है बेटा, एयर बोल सकता है, तो ये मीडियम के बारे में है। ठीक है सर। और फोर्स इन अ मीडियम बेटा F0 दैट इज फोर्स इन एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस अपॉन के के बराबर होती है। ये भी रिलेशनशिप बेटा आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि सर हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, तो अब इस फोर्स के बारे में जानते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है बेटा, सेंट्रल फोर्स होती है, और ये लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट लगती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है बेटा, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा सॉरी, हाँ, तो यहां पे बेटा इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, पर डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, हमेशा अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये कैसा पेयर बनाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। अगर सर यहां पे फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव यूज कर दिया, मतलब इसका जो साइक्लिक वर्क डन होगा बेटा इस फोर्स का, तो वो हमेशा क्या निकल के आने वाला है सर, 0 निकल के आने वाला है। खास बात ये है। ठीक है सर। तो बेटा इसी में बेटा एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि नल पॉइंट आप बताइए कि एक आपके पास चार्ज Q है, एक आपके पास चार्ज n टाइम्स ऑफ Q है, और ये जो n है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो आपको वो डिस्टेंस बतानी होती है जहां पे नल पॉइंट हो। नल पॉइंट हो मतलब F नेट की वैल्यू यहां पे क्या हो बेटा, 0 हो, या फिर हम यहां पे जो चार्ज रख दें वो इक्विलिब्रियम पे रहे। कहने के अलग अलग तरीके हैं, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है सर।
तो यहां पे अगर बेटा उसके पास सेम साइन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, दैट इज एक्स डी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस रूट ऑफ n प्लस वन। अपोजिट चार्ज आ जाएंगे तो बेटा यहीं पे सेम फॉर्मूला रहेगा बट रूट ऑफ n माइनस वन हो जाएगा। जब बेटा सेम चार्जेस होते हैं तो हमारा जो नल पॉइंट होता है वो बीच में आता है, और वहीं पे अगर हमारे चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारा चार्जेस डिफरेंट मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो हमारा जो लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट आता है, बीच में नहीं आता, इधर पे कहीं आएगा या यहां पे कहीं आएगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास छोटा चार्ज कौन सा है, क्योंकि हमेशा बेटा हमारा जो नल पॉइंट होता है वो हमेशा नियर टू स्मॉलर चार्ज आता है। ठीक है सर, अब ये याद रखना बेटा, ये पॉइंट यहां पे मैंने लिख भी दिया है, नल पॉइंट ऑलवेज लाइज नियर अ स्मॉलर चार्ज। अब वहीं पे फोर्स बेटा पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच में भी, ये भी बेटा कई बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी खास याद रखिएगा कि फोर्स की वैल्यू दैट इज के क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू बेटा ये वाला चार्ज है, देन एक रॉड है और एक क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो उसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन डी। डी इज द बेटा डिस्टेंस बिटवीन रॉड एंड चार्ज, और डी प्लस एल के बराबर दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है सर, तो ये फोर्स वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स बिटवीन द रिंग एंड अ पॉइंट चार्ज। अब बेटा यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज मत होना, ये बेटा चार्ज और रिंग का इंटरेक्शन है। तो एक चार्ज रिंग दी गई है बेटा, जिस पे चार्ज कितना दिया गया है सर, प्लस क्यू दिया गया है, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटू सा चार्ज रख दिया है। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू जो आएगी बेटा दैट इज के क्यू कैपिटल क्यू चार्ज ऑन रिंग स्मॉल चार्ज क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई अगर यही पूछेगा कि इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे आने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का मतलब बेटा हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, माइनस का मतलब हम इस साइड देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड ही जाने वाली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है बेटा, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा F बाय Q होता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। डायमेंशन आप याद करते हुए चलेंगे, दैट इज mL/t-3 A-1। और यहीं पे बेटा अगर मैं इसके बारे में समझाऊं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है बेटा, तो दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें किसका डायरेक्शन बता रहा होगा सर, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा प्रॉपर्टीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी, और वो एंड कहां पे होंगी सर, नेगेटिव में होंगी। दे डज नॉट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में खास अंतर यही है कि ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर लेता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाले हैं बेटा, क्योंकि उस टाइम पे हमें दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। और हमारी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि जितना ज्यादा हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलने वाली है। और बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जीरो होती है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन देम। अगर बेटा स्पेसिंग बहुत कम है तो दैट मींस उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, स्पेसिंग बहुत ज्यादा है दैट मींस उसकी इंटेंसिटी क्या है बेटा, कम हो रही है। ठीक है सर, अब यहां पे फोर्स को अगर मैं देखूं बेटा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली यहां पे मुझे डायरेक्शन देखना है। फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज दिया गया दैट मींस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। वहीं पे अगर चार्ज बेटा मेरा नेगेटिव दिया गया है और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज रहता है बेटा वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। ठीक है सर, यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं। ठीक है सर, ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इसमें बाहर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड, जैसा कि मैंने समझाया था। यहां पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है और एंड कहां पे करती है बेटा, नेगेटिव चार्ज पे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीरो से जा रही होती है और इन्फिनिटी पे जाती है, और हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी से जाती है और जीरो पे एंड करती है। वहीं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो बेटा इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये यहां से बेंड हो जाती है बेटा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। इसी के साथ एक बार ये याद और रखना बेटा, कई बार होता है कि सर इसमें फार पॉइंट और नियर पॉइंट भी आप हमें बताइए, तो बेटा वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में थोड़ा आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। वो चीज पूरी सिचुएशनल बेस्ड है कि हमारे दो चार्ज में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकाली गई हैं।
उनके बेसिस पे हम क्या बताते हैं बेटा, उनका फार पॉइंट और नियर पॉइंट। ये जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जितना समय है 40-50 मिनट और इसे पढ़ करके मुझे पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो बेटा आप बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होगा, मैं खुद आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, मतलब एक बार को सुना भी है ये चैप्टर, तो आपको इसकी एक एक बातें जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जिसके ऊपर आपका बस समय बचाने की कोशिश की जा रही है कि यार आपका जब चैप्टर खत्म हो गया है तो आपको एक बेसिक शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, जिसके बाद आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बेटा उस चीज के लिए है। तो हम बार बार आपको एडवाइस यही करेंगे कि आप पूरा बेटा इस लेक्चर के बेसिस पे ना रहें कि यार इसे पढ़ करके मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं बेटा, बेसिक चीजें आपको चाहिए ही है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब जैसे आपने अभी यहां पे देखा कि फोर्स लग रही है तो दैट इज क्यू इंटू ई, फोर्स आ रहा है तो फोर्स आ रहा है तो सर एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम आ जाएगी, ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बेटा मान लो एक प्लेट लगाई हुई है, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे नेगेटिवली चार्ज है। एक क्यू चार्ज बेटा मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अभी बेटा मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं देख रहा हूं, तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। इसका पाथ बेटा यहां से होते हुए ऊपर भी जा सकता है, जहां पे वो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस पूछ सकता है, वो भी हम अगले वाली शीट में देख लेंगे, अगले वाले स्लाइड में। अब यहां पे बेटा अगर मैंने ग्रेविटी नहीं माना है तो सिर्फ यही एक्सेलरेशन आएगा, और यहीं पे ग्रेविटी मान लूंगा तो प्लस जी और आ जाएगा, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेटा 2u sin थीटा बाई जी होता है, और यहां पे जी इफेक्टिव आ जाएगा जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। तो यहां पे बेटा एक्सेलरेशन को मैं क्यू ई अपॉन एम होगा, एम ऊपर चला जाएगा। ये हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला आप जानते हो यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है, तो यहां पे एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्यू ई। तो बेटा एक्सेलरेशन आता है तो क्यू ई अपॉन एम है, एम इधर आ जाए, ये आपका एच मैक्स का फॉर्मूला है। वहीं पे आप रेंज भी निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बेटा नीचे जी आता है तो यहां पे जी इफेक्टिव लगेगा, तो क्यू ई नीचे एम है जो कि कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर। अब यहां पे बेटा हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह एग्जैक्टली रहता है, जहां पे वी नॉट वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस रहती है, ठीक है सर। आगे जाकर के किसी टी टाइम पे आपसे पूछ लिया इसकी नेट वेलोसिटी बताइए, जो कि इस डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बताइए, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी बेटा, दैट इज वी नॉट आई कैप। नीचे की तरफ है तो बेटा क्यू इंटू ई अपॉन, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा, माइनस जे कैप की तरफ है, वो ये बता रहा है, और टी जो भी टाइम देगा वो पुट कर देंगे। यहां पे आपसे अल्फा भी पूछ सकता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। वी वाई की वैल्यू क्यू ई टी बाई एम है डिवाइडेड बाय वी एक्स, तो वो वी नॉट है। यहां पे बेटा आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पूछ सकता है, जहां पे y का फॉर्मूला माइनस हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब यहां पे बेटा इसी के सिंपल पेंडुलम के केस आ जाते हैं, जहां पे ये मास m है, ये चार्ज प्लस q है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इसमें बेटा नीचे की तरफ ही ग्रेविटी g लगेगा और नीचे की तरफ g इफेक्टिव लगेगा, जिसको एक्सेलरेशन a से डिनोट कर देता हूं। दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो यहां पे g की जगह बेटा g इफेक्टिव आ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, नीचे ऐड हो जाएगा। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इसमें जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो ऊपर लगेगा, और g कहां लगेगा, नीचे। डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो बेटा यहां पे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस एक्सेलरेशन जी माइनस क्यू ई बाई एम हो जाएगा। ये सेकंड वाला हो गया। यहीं पे बेटा अगर मेरी राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई, मतलब ये एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा। जी वाला इफेक्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, तो यहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर। हाँ सर, ऐसा सेम आपने सीडो फोर्स में भी किया होगा। तो ये आ जाता है बेटा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे क्या आ जाते हैं, सिंपल पेंडुलम के केसेस आ जाते हैं। अब यहीं पे बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, पहले पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे रहता है और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स रहता है। फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही रहेगा।
यहां पे आप देख सकते हैं बेटा ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के ग्राफ है। तो यहां पे बेटा 1/r² का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। हाँ सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप सारे इनवर्स ग्राफ ऐसे ही बनने वाले हैं। रॉड की अगर बात करेंगे बेटा, रॉड में डी डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला E इक्वल्स टू KQ/D ब्रैकेट में D+L के बराबर। हाँ सर, यहां से बस यहां पे एक छोटा चार्ज जो पहले आ रहा था वो हट जाएगा। रिंग का अगर बात करेंगे तो बेटा सेम यहां पे छोटा चार्ज हट जाएगा, जो आपने फोर्स का फॉर्मूला याद किया है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ये रिंग पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से बेटा आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है सर, अगर यहां पे मिनिमम अगर आप पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी तो बेटा वो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ होगी, और मैक्सिमम अगर पूछेगा तो वो +-R/√2 पे होगी आपकी वैल्यू। बेटा ये रिंग का आपका ग्राफ है जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या दिया गया है R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस +R/√2 है और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो -R/√2 है। तो इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप याद रखिएगा। R के लिए कोई भी बेटा आपसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा तो दैट इज E इक्वल्स टू 2k λ/r sin φ/2। बेटा फाइ ये एंगल है, लैम्डा क्या दिया गया बेटा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, अगर वहीं पे बेटा वायर का पूछ लेगा तो वायर में आप याद रखना ये वाला एंगल बेटा मैंने θ1 माना है, जो कि डायरेक्शन कैसी है बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और ये वाली मैंने एंटी क्लॉकवाइज मानी है। तो यहां पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो एक E परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और एक E पैरेलल होगी दैट इज आल्सो पैरेलल टू द लेंथ। अब यहां पे अगर आपको E परपेंडिकुलर निकालना है तो बेटा उसका फॉर्मूला k λ/r sin θ2 माइनस sin θ1 होगा, और E पैरेलल की जो वैल्यू आएगी वो E λ/r cos θ2 माइनस cos θ1 के बराबर रहने वाली है। वहीं पे बेटा दो कंडीशन आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसको मैंने एज अ स्पेशल केस आपको लिख के दिया हुआ है कि यहां पे θ2 और θ1 के बीच में अगर हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ये बनने वाला एंगल एग्जैक्टली क्या बन जाएंगे, दोनों 90 डिग्री। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो बेटा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास E परपेंडिकुलर आएगा जिसकी वैल्यू 2k λ/r आएगी। सेमी इनफाइनाइट के केस में बेटा एक जन आ रहा है वो तो 90 की तरफ जा रहा है और दूसरा अपनी जगह है दैट इज 0 डिग्री। तो यहां पे बेटा E पैरेलल और E परपेंडिकुलर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है दैट इज k λ/r के बराबर। अब आ जाता है बेटा डाइपोल, जब हम दो अपोजिट चार्ज बेटा किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रख देंगे तो हमारा उसी को क्या कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको बेटा रिप्रेजेंट P से किया जाता है। इसकी जो डायरेक्शन रहती है बेटा वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। मोनोपोल का एग्जिस्टेंस हम यहां पे नहीं बताते हैं। ठीक है सर, तो यहां पे बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2l, जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं कह सकता हूं P बराबर Q इंटू 2l, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है हमारी डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन में, उसका फॉर्मूला होता है 2kp/r³, मतलब E जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि चार्ज के लिए 1/r² आता है, पर डाइपोल के लिए जो आता है बेटा वो 1/r³ आता है, कई बार पूछा भी गया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में देखा जाए तो बेटा इसमें भी याद रखने वाली ये पॉइंट है कि मेरा जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसलिए यहां नेगेटिव साइन आता है, और वैल्यू कितनी होती है बेटा kp/r³ के बराबर होती है। ठीक है सर, मतलब E जो एक्सियल रहती है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल के बराबर होती है। ठीक है सर, अब यहीं पे सर मुझे किसी r, थीटा पे अगर वैल्यू दे दी जाएगी तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये एंगल थीटा है बेटा, ये r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं बेटा इस पहले P के हम दो कंपोनेंट करते हैं जो कि एक एक्सियल का काम करता है और एक इक्वेटोरियल का काम करता है कंपोनेंट। तो यहां पे हम देखेंगे तो बेटा EA और EQ हो जाएगा, जिसका जनरल फॉर्मूला जो आता है E नेट का डाइपोल मोमेंट का दैट इज kp/r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। यहां पे tan अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan θ/2 के बराबर होता है। अब बात करते हैं बेटा टॉर्क ऑन डाइपोल। एक्चुअली बेटा हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसी डाइपोल को रख देंगे तो ये डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा सर, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
और इस फोर्स के वजह से क्या लगने वाला है, टॉर्क, जिसका फॉर्मूला बेटा P क्रॉस E होता है। आप डायरेक्शन भी कोई पूछे तो P से E की तरफ जाना, राइट हैंड थंब रूल से। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज P sin थीटा, वर्क डन कोई पूछे दैट इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 बेटा आपका इनिशियल एंगल है और थीटा 2 क्या है बेटा, आपका फाइनल एंगल है। पोटेंशियल एनर्जी जो आती है बेटा इसमें माइनस P cos थीटा के बराबर होती है, और जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो बेटा दैट इज अ स्टेबल पोजीशन, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो वो कैसी पोजीशन कहलाती है बेटा, अनस्टेबल पोजीशन कहलाती है। अब यहां पे आ जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमें गॉस लॉ समझना है तो हमें फ्लक्स के बारे में समझना जरूरी है। तो फ्लक्स होता क्या है बेसिकली बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो फाई इक्वल्स टू E डॉट ए क्या है बेटा, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर बेटा हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रोजेक्शन होता है किसी एरिया का। तो फाई जो हो जाएगा बेटा मैक्सिमम जो रहता है वो प्लस माइनस ई ए के बराबर होता है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि हमारी जो फील्ड है वो इनकमिंग है, और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो फील्ड दी गई है वो आउटगोइंग दी गई है। वहीं पे अगर फाई मिनिमम की बात करें तो बेटा वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस अगर परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके बेटा, एरिया वेक्टर के, तो यहां पे हमारा फाई जो आएगा बेटा वो जीरो आएगा। गॉस लॉ की बात करें तो यहां पे बेटा टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज इन इट, दैट इज फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी ए के बराबर होती है। यहां बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वो दैट इज ड्यू टू दी ऑल दी चार्जेस। ये बेटा रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस दोनों हो सकता है, बस हमारे चार्ज को क्या करे बेटा, ये एनक्लोज करे, उसे बंद करे। क्लियर है? हाँ सर। और ये सरफेस कैसा होता है बेटा, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। अब यहां पे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने वाले हैं, किसकी वजह से, पहले लाइन वायर की वजह से। तो ये लाइन चार्ज वायर है बेटा, इसका गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बेटा ग्राफ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, कंडक्टिंग शेल बोले, हॉलो नॉन कंडक्टिंग बोले, या बेटा सॉलो कंडक्टिंग बोले, इन सभी का मतलब बेटा एक ही है, क्योंकि इन सारे के सारे केसेस में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी सरफेस के ऊपर दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगी, जीरो। तो यहां पे बेटा तीन कंडीशन होती है, जहां पे आर इज ग्रेटर देन आर तो हम आउटसाइड जाएंगे, जहां पे ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। आर इक्वल्स टू आर पे बेटा हम कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, जहां पे ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। और आर इज ग्रेटर देन आर पे हम कहां पहुंच जाएंगे सर, इनसाइड में पहुंच जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब इस कंडक्टर को आप देखेंगे तो बेटा इसका ग्राफ जब ड्रॉप करेंगे, किस किस का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ड्रॉप करोगे, तो यहां पे आप जानोगे बेटा इनसाइड में हमारे पास क्योंकि चार्ज नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, और सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे अपन दूर जाते जाएंगे तो 1/r स्क्वायर के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहीं पे जैसे बेटा अभी आपने कंडक्टिंग का देखा, ऐसे ही हम लोग किसकी बात करते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की। यहां पे जो चार्ज होता है बेटा वो हमारे स्फीयर के अंदर भी होता है। कहां होता है बच्चों, अंदर भी होता है। तो जैसे उस सिनेरियो में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो आ गई थी, इसमें वो सिचुएशन नहीं बनती है। आउटसाइड की और बेटा सरफेस की एग्जैक्टली सेम रहती है, जैसा पहले वाला है। आर इज ग्रेटर देन आर में ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इक्वल्स टू आर में जहां पे सरफेस में आ गए ई इक्वल्स टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। जब हम आउटसाइड चले जाते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर निकल के आती है। तो जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे बेटा हमारा चार्ज जो रहेगा इनसाइड द कंडक्टर वो बढ़ता जाएगा। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कहां तक बढ़ेगा, मैक्सिमम बेटा सरफेस तक बढ़ेगा, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट देखेंगे तो बेटा ये शीट दी गई है, ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या दी गई है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है सर। यहां पे जो दी गई है बेटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर का ग्राफ देखेंगे तो हमें बेटा एक कांस्टेंट लाइन मिलती है। इस वजह से हम इन्हें कहां यूज करते हैं बेटा, कैपेसिटर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने के लिए। अब थिक शीट की बात कही जाए तो बस ये याद रख लो बेटा, इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, जीरो, आउटसाइड की जो वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। थिन में क्या हो जाता है, अपॉन 2 आ जाता है। और वहीं पे बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो यहां पे बेटा एक प्लेट के इस साइड Q1 प्लस Q2 बाय
2 होता है और दूसरी साइड भी इन दोनों जगह सेम होता है, Q1 प्लस Q2/2। अंदर की बात करें बेटा, इस सरफेस की बात करें तो यहां पे जितना पॉजिटिव में होता है उतना ही यहां नेगेटिव में होता है, तो प्लस Q1/Q2/2 और माइनस का Q1 प्लस Q2/2। चार्ज कंजर्वेशन हर प्लेट पे जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो यहां तक था बेटा हमारा माइंड मैप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बेटा आप लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी होंगी आपको सही से समझ में आई होगी। इसके नोट्स आप बहुत बढ़िया से बनाइएगा, मेहनत करिएगा। अब पेपर एग्जाम उनकी डेट्स बेटा नजदीक आती जा रही है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अब अपने रिवीजन में देना शुरू कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा। जल्दी से मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सिया। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।